सोलो लेवलिंग की दुनिया एकदम अमेजिंग है, जहां मॉन्स्टर्स है, डंजन्स है, हंटर्स है और इन सब के बीच गुत्थम गुत्थी होती रहती है। ऐसे में एक सवाल जो हम सब के मन में आता ही होगा कि भैया सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स कौन हैं? मैं आपके इस सवाल का जवाब दे सकता हूं, लेकिन इससे पहले एक बहुत ही बड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि भैया इस वीडियो में सोलो लेवलिंग को लेकर ढेर सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। ओके, दे दिया है मैंने वार्निंग। सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में हंटर्स को रैंक किया जाता है उनके पावर के बेसिस पे, और ये रैंकिंग काफी क्लियरली डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ई लेवल का हंटर है तो भैया वो बहुत ही वीक हंटर होगा, वहीं अगर कोई एस लेवल का हंटर है तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि एस रैंक से भी ऊपर एक रैंक एग्जिस्ट करता है? जी हाँ, इन्हें हम कहते हैं नेशनल लेवल हंटर्स, और पूरे दुनिया में सिर्फ 5 ही ऐसे लोग हैं जिन्हें ऑफिशियली नेशनल लेवल हंटर का दर्जा दिया गया है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? कहानी शुरू होती है 8 साल पहले, जब अमेरिका में वर्ल्ड का पहला एस लेवल का एक गेट खुला था। इस एस रैंक के गेट के अंदर भयानक मॉन्स्टर्स तो थे ही, लेकिन उन सब का बाप था कामिश। जी हाँ, कामिश इस एस रैंक के गेट का बॉस था। अब जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उन्हें याद होगा कि कामिश कौन है। हाँ, वही अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क आंतरेस का सर्वेंट, जो कि रूलर्स द्वारा कैप्चर कर लिया गया था फाइट के दौरान, और अब उस पे एसेंस स्टोन प्लांट कर दिया गया है ताकि वो इन गेट से आके ह्यूमंस पे अटैक कर सके। बताया था मैंने ये सब। खैर, तो कामिश सेलर ने दुनिया भर के कई एस रैंक के हंटर्स आए, लेकिन कामिश उन सब को मारता चला गया। लिटरली मजाक नहीं कर रहा मैं, कामिश सैकड़ों एस रैंक के हंटर्स को अकेले मार गिराया था। ह्यूमैनिटी के लिए कामिश से बड़ा कैलामिटी आज तक नहीं आया था, और ऐसा लग रहा था कि कामिश अकेले ही सारे एस रैंक के हंटर्स को खत्म कर देगा। लेकिन तभी 5 एस रैंक के हंटर्स आते हैं जो कि साथ में मिलकर लड़ते हैं, और वो फाइनली कामिश को हरा पाते हैं। तो इन्हीं 5 एस रैंक के हंटर्स को नेशनल लेवल का दर्जा दिया गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो इन 5 की जो पावर लेवल थी वो एस रैंक से कंपेरेबल नहीं थी, तो एस रैंक में ही उनको भी रखना कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो जाती। ऐसा कहा जाता है कि एक नेशनल लेवल हंटर पूरे देश की मिलिट्री को अकेले संभाल सकता है। इसके अलावा एक नेशनल लेवल हंटर एट सम पॉइंट अकेले ही एक एस रैंक के गेट को हराया होगा, मतलब उसको क्लियर कर दिया होगा, उसके अंदर मॉन्स्टर बॉस सबको मारा होगा। यही वजह है कि नेशनल लेवल हंटर्स अपने देश में किंग की तरह रहते हैं। I mean, वो इतने पावरफुल हैं कि उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता। तो ऑफ कोर्स उनके पास पैसा होगा, इन्फ्लुएंस होगा, वगैरह वगैरह। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि एक एस रैंक के हंटर में और एक नेशनल लेवल के हंटर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लिटरली गैप इतना है। बात तो सही है। अब इतना जान लेने के बाद इट्स ओनली फेयर कि मैं आपको 5 नेशनल लेवल के हंटर्स के बारे में बता दूं। तो 5वें स्थान पे एक ऐसा हंटर है जिसका नाम हमें बताया नहीं गया है। मजाक नहीं कर रहा, इसकी कोई इंफॉर्मेशन हमें मानवा में नहीं दी गई है। हाँ, बस इतना थोड़ा सा पता है कि भैया वो एक हीलर है। नाउ, चौथे नंबर पे जो नेशनल लेवल हंटर है वो अपने इंडिया से है, और उसका नाम है सिद्धार्थ बच्चन। अब सिद्धार्थ के बारे में भी हमें कुछ नहीं बताया गया है, ना ही हम उसे देख पाए हैं, लेकिन हाँ, मानवा के थ्रू चर्चे में वो 2-3 बार आया है। वैसे सिद्धार्थ के पावर्स को लेके एक चीज की श्योरिटी है कि उसके पास रूलर्स अथॉरिटी है, यानी वो टेलीकिनेसिस की मदद से किसी भी चीज को हिला सकता है इधर उधर। साथ ही हर एक नेशनल लेवल हंटर के पास स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन तो काइंड ऑफ होता ही है। वैसे कुछ सोर्सेस कहते हैं कि सिद्धार्थ एक एसेसन टाइप का हंटर है। वैसे मैं इसको लेके श्योर नहीं हूं, तो थोड़ा अपना भी रिसर्च करके मुझे कमेंट्स में बताना कि इफ इट्स राइट और नॉट। वैसे इन बातों के बीच में आपको ये तो बताना भूल ही गया कि नेशनल लेवल हंटर्स इतने पावरफुल हो कैसे गए। बात कुछ ऐसी है कि जो भी नेशनल लेवल के हंटर्स हैं वो किसी न किसी रूलर के वेसल हैं। तो अब समझे क्यों इनके पास इतनी ताकत है। लिटरली रूलर्स के ही वेसल हैं, तो ताकत तो होगी ना। वैसे ये सीक्रेट बात है, किसी और को मत बताना ये। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे जो नेशनल लेवल हंटर है उसका नाम है क्रिस्टोफर रीड। क्रिस भी एक अमेरिकन हंटर है जो कि बहुत पावरफुल है, और इसे लोग लोन वुल्फ के नाम से भी जानते हैं। लोन वुल्फ इसलिए क्योंकि ये अकेला रहना पसंद करता है सॉलिट्यूड में, और ये लड़ने से कतराता नहीं है। मानो में क्रिस को नॉर्मा वार्न करी थी कि भैया तुम्हें कुछ एंटिटीज मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सुन के क्रिस एकदम गुस्सा हो गया था कि मुझे कौन मार सकता है, मैं नेशनल लेवल हंटर हूं। लेकिन क्रिस को शायद ये नहीं पता था कि उसे मारने कोई हंटर या ऐसे ही कोई डीमन नहीं आ रहा, बल्कि 3 मोनार्क्स आ रहे हैं। नाउ 3 मोनार्क्स के सामने तो क्रिस टिक ही नहीं पाता, ऑल्दो वो लड़ाई पूरा किया था, मन से फाइट दिया, स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन सब कर दिया था,
बट जीत नहीं पाया, मारा गया। अब क्रिस के पावर्स की बात की जाए तो वही रूलर्स अथॉरिटी, स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन। इनफैक्ट हम उसके स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन वाली पावर को देख भी पाए। ये एक वन आइड जायंट है जिसके आग जैसे फ्लेम जैसे बाल है, लाइट ऑरेंज कलर में। इस फॉर्म में क्रिस इतना खतरनाक आग लगाता है कि उसको बुझाने के लिए एस लेवल के 14 हंटर लगेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, एस रैंक और नेशनल रैंक दोनों में पावर डिफरेंस देख सकते हो तुम लोग। ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि मैं अपना पॉइंट प्रूव कर रहा हूं। तुम लोग सोच रहे होगे 3 मोनार्क से हार गया, पावरफुल नहीं है। नहीं, पावरफुल बहुत है, एस रैंक से तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन 3 मोनार्क्स समझ रहे हो बहुत ताकतवर होंगे उन लोग, उनके सामने सिर्फ अपना शैडो मोनार्क ही टिक सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे है लियू जीगैंग जो कि चाइना से है। प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया हो तो माफ कर देना। और अगर अपने लियू भाई चाइना से हैं तो ऑफ कोर्स वो चाइना के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर तो होंगे ही, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। नेशनल लेवल है यार, इतना तो कॉमन सेंस लगा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट तो होगा ही। अब मानवा में लियू की स्क्रीन टाइम ठीक ठाक है और उससे हमें पता चलता है कि लियू थोड़ा सा रूड है, ऑल्दो वो पावरफुल लोगों को रिस्पेक्ट दिखाता है। और हम तभी समझ गए थे इस बात को जब लियू ओपनली मीडिया के सामने एडमिट कर लिया था कि जिनवू उससे ज्यादा पावरफुल है। पावर्स की बात की जाए तो लियू के पास अमेजिंग स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन और इसके साथ साथ रूलर्स अथॉरिटी तो है ही। इस सब के अलावा हम उसे एनर्जी ब्लास्ट का भी इस्तेमाल करते देख पाए, जहां वो अपना तलवार घुमाता है जिससे एनर्जी ब्लास्ट निकलता है और उसके रेंज में जो भी फंसा वो समझो गया। लिटरली ये ब्लास्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि लियू ढेर सारे एंट्स को मार गिराया था। अरे वही एंट्स जो कि जेजू आइलैंड रेड के बाद वहां से भाग के चाइना की तरफ जा रहे थे। ओवरऑल लियू भैया अपने काफी ओपी हैं, बहुत ताकत है उनको। नाउ पहले नंबर पे आता है थॉमस आंद्रे जो कि अमेरिका का टॉप हंटर है एंड आर्ग्यूएबली वो सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर है। थॉमस एक गरीब यूरोपियन फैमिली में पैदा हुआ था जहां उसे सर्वाइव करने के लिए दूसरों से लड़ना पड़ता था और इस तरह से उसकी जो फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स एंड एबिलिटीज थी वो काफी ज्यादा डेवलप हुई। लिटरली थॉमस एक टैंक माफिक स्ट्रॉन्ग हो गया था, देखने में भी एकदम बड़ा चौड़ा है और भैया लड़ाई में उसके सामने कोई नहीं टिक सकता था। पृथ्वी पे जब रीअवेकनिंग का प्रोसेस शुरू हो गया था तब थॉमस भी अपना हंटर बना और कुछ ही समय में वो एकदम टॉप पे पहुंच गया। कहा जाता है कि जब कामिश से लड़ाई हो रही थी तो अपना थॉमस कामिश का सबसे ज्यादा शार्प फैंग होता है ना, दांत, उसको पकड़ लिया था। वैसे लोग ऐसा भी कहते हैं कि कामिश थॉमस को काट भी लिया था। अब कामिश की मौत के बाद थॉमस को कामिश के फैंग्स एज सुवेनियर दे दिए गए और उन फैंग से कामिश बनाया कुछ ब्लेड्स। हाँ, ब्लेड्स या डैगर्स ही कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि फैंग्स इतने लंबे नहीं थे कि उनका स्वॉर्ड बनाया जा सके, लेकिन ब्लेड बनाने के लिए मस्त है। ब्लेड बोले तो डैगर, समझ जाओ बात। अब मानवा में एक पॉइंट पे थॉमस और जिनवू की आपस में लड़ाई हो गई थी। अब इस लड़ाई में अपना जिनवू थॉमस को कुत्तों की तरह मारा था। आई मीन भाई इतना पीटा था अपने थॉमस भैया को कि मुझे तो लग रहा था कि थॉमस गया, बट देन जिनवू थॉमस को छोड़ दिया और थॉमस टाइम के साथ हील भी कर गया और अब जिनवू और थॉमस चड्डी बड्डी बन गए हैं। वैसे इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आगे चल के जिनवू कितना स्ट्रॉन्ग होने वाला है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट नेशनल लेवल हंटर को बेयर हैंड से हरा दिया था। अब पावर्स की बात की जाए तो थॉमस के पास स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन, रूलर्स अथॉरिटी, ये सब चीज तो है ही। साथ ही उसके पास रीइंफोर्समेंट है जहां वो अपने शरीर को गोल्डन आर्मर से ढक लेता है, काइंड ऑफ रूलर जैसा दिखता है। इस फॉर्म में उसके हॉर्न्स आ जाते हैं और भैया उसका अटैक और डिफेंस नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। कितना नेक्स्ट लेवल? वेल, जिनवू अपने बेयर हैंड से जब थॉमस को इस फॉर्म में पंच किए जा रहा था लगातार, तो जिनवू का हाथ भी इंजर्ड हुआ था। तो आप समझ सकते हो जिनवू को इंजर्ड कर दिया, मतलब पावर तो है बंदे में। इसके अलावा थॉमस कैप्चर का भी इस्तेमाल करता है जहां वो टेलीकिनेटिकली किसी को भी अपनी तरफ पुल कर लेता है। रीइंफोर्स्ड फॉर्म में जब वो कैप्चर का इस्तेमाल करेगा तो ये एक ब्लैक होल जैसा सिचुएशन बन जाता है जहां वो हर चीज को अपने अंदर पुल कर लेता है। इनफैक्ट जिनवू भी इसके अंदर पुल हो जाता अगर जिनवू के पास अपना स्ट्रॉन्ग वाला रूलर्स अथॉरिटी नहीं होता। एंड देन थॉमस के पास कोलैप्स भी है जो कि हल्क स्मैश जैसा है, मतलब मुक्का मार के जमीन तोड़ देगा और उसके ब्लास्ट रेडियस में जो फंसेगा उसको बहुत जोर से चोट लगेगा, ऐसा ही कुछ। आप और हम अगर फंस गए उसके ब्लास्ट रेडियस में तो हमारे तो चिथरे उड़ जाएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ आपको 5 नेशनल लेवल हंटर्स के बारे में बता दिया है, साथ ही मैंने ये भी क्लियर कर दिया है कि जिनवू अपना इन 5 से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अभी एक और बंदा बचा है जिसे नेशनल लेवल का टैग तो नहीं दिया गया ऑफिशियली, लेकिन वो किसी नेशनल लेवल हंटर से कम भी नहीं है। इस इंसान का नाम है संग हुआन जो कि जिनवू का बाप है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हुआन एक फायर फाइटर हुआ करता था एंड जब रीअवेकनिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो हुआन भी एक हंटर बना। धीरे धीरे हुआन इतना पावरफुल बनता गया कि वो कोरिया का पहला एस रैंक का हंटर बना। वैसे उस टाइम ये हंटर वाला चीज इतना ज्यादा नया था कि रैंकिंग प्रॉपर्ली थी नहीं, लेकिन अनऑफिशियली ऐसा ही कहा जाता है कि वही पहला एस
रैंक हंटर कहलाया था। नाउ एक रेड के दौरान हुआन एक डंजन में फंस गया था एंड सबको लगा कि हुआन उस डंजन के अंदर मारा गया, लेकिन हुआन जिंदा था। वो भूखा प्यासा मरने वाला था, लेकिन तभी उसे मिलता है रूलर्स का आशीर्वाद। हुआन भी एक रूलर का वेसल बन गया था जिसका एम था शैडो मोनार्क को मार गिराना। ऐसे में जब जिनवू को शैडो मोनार्क की ताकत मिली तो हुआन भी पृथ्वी पे वापस आता है, बट देन उसे पता चलता है मेरा बेटा ही बन गया है शैडो मोनार्क। और हाँ, जब हुआन पृथ्वी पे आया था तो उसकी लड़ाई एक एस रैंक के हंटर से हो गई थी और हुआन बहुत ही इजीली उस एस रैंक के हंटर को पेल दिया था। तो इससे हम कह सकते हैं कि हाँ, ये बंदा भी नेशनल लेवल हंटर के बराबरी पे है। इसके बाद कहानी में काफी ट्विस्ट्स आते हैं, टर्न्स आते हैं, कभी और बताऊंगा। अल्टीमेटली हुआ ये कि जब 3 मोनार्क जिनवू से लड़ रहे थे तो हुआन भी अपने बेटे का साथ देता है। ऑल्दो इस लड़ाई में अपना हुआन यानी कि जिनवू का बाप जिंदा नहीं बच पाया। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि हुआन भी एक नेशनल लेवल का हंटर था, ऑल्दो वो कभी भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। ऑफिशियली तो जिनवू को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, जबकि सब जानते थे कि जिनवू स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब पावर्स की बात की जाए तो वही सेम पावर्स, कितनी बार रिपीट करूं, लेकिन इसके साथ हुआन के पास स्टेल्थ भी था। स्टेल्थ बोले तो हुआन अपने प्रेजेंस को मस्त छिपा सकता था एंड देन स्नीक करके अटैक भी कर सकता था। इसी के साथ हम सारे नेशनल लेवल हंटर्स की बात कर चुके हैं, जो कि 5 थे, देन एक अनऑफिशियल यानी कि 6 और जिनवू इन सबसे पावरफुल तो 7। तो यही 7 को आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स मान सकते हैं। तो आपको अगर आपसे पूछेगा ना कि सोलो लेवलिंग के 7 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स कौन कौन है, तो इन्हीं 7 का नाम आप गिना देना। और 7 इसलिए क्योंकि थाला फॉर ए रीजन। इसी के साथ वीडियो खत्म। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्कॉर्ड पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए। हर जगह हर लिंक को क्लिक कर देना है, डिस्क्रिप्शन में जो दिख रहा है हर बटन पे दबा देना है, अपना अंगूठा लगा देना है। बस डिसलाइक बटन मत दबाना, दुख होता है उससे। I'll see you guys in the next one. Peace out.